चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल की। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या है? द अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अमाउंट रिसीवेबल मतलब जो अमाउंट रिसीव होना है, कैसे होना है? कस्टमर से होना है, जब कस्टमर को हमने गुड्स एंड सर्विसेज सेल की हुई है ऑन क्रेडिट। इट मींस ये क्या हुआ? द अमाउंट विच इज ड्यू फ्रॉम द कस्टमर। अब ट्रेड रिसीवेबल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा डेटर और एक होता है बिल रिसीवेबल। अब ये डेटर और बीआर क्या होते हैं? तो देखिए, अगर सपोज बी का एक बिजनेस है, बी यहाँ पर एक कस्टमर है गोल्डी, उसको सामान बेच रहा है क्रेडिट पे, और वो ये पैसा 3 महीने बाद हमें देगा, तो गोल्डी बिकम्स डेटर। डेटर मीन्स अ पर्सन जिससे पैसा लेना है कुछ टाइम बाद। अब अगर यही गोल्डी हमें रिटर्न में एश्योरेंस देके एक डॉक्यूमेंट दे देता है, रिटर्न में हमें एक डॉक्यूमेंट दे देता है, तो वो डॉक्यूमेंट बन जाता है बिल रिसीवेबल। सो बिल रिसीवेबल भी हमारे लिए एसेट है और डेटर भी हमारे लिए एसेट है। तो क्रेडिट सेल का जब एक प्रूफ डॉक्यूमेंट हम बनवा लेते हैं तो वो बन जाता है बिल रिसीवेबल, और वो पार्ट होता है ट्रेड रिसीवेबल। अब ऐसे ही हम बात करेंगे ट्रेड पेबल की। ट्रेड पेबल का मतलब होता है द अमाउंट टू बी पेड या पेबल टू द सप्लायर और क्रेडिटर ड्यू टू द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। अब एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें सप्लायर से रॉ मटेरियल या गुड्स परचेज करने होते हैं। तो अगर क्रेडिट में परचेज किया है तो क्रेडिट परचेज के बाद हमें वो अमाउंट सप्लायर को पे करना होगा, सो दैट बिकम्स ट्रेड पेबल। इसके दो पार्ट है हमारे पास, एक है हमारा क्रेडिटर और एक है हमारा बिल्स पेबल। क्रेडिटर क्या होता है? अगर बिजनेस परचेज कर रहा है कुछ सामान रामू से, सो रामू इज द क्रेडिटर, मतलब वो हमसे कुछ पैसे लेगा आगे जाके। बट अगर हम रामू को कहते हैं कि हम आपको लीगल डॉक्यूमेंट बना के देते हैं, प्रॉमिस करके देते हैं कि आपको 3 महीने बाद जो है वो पैसा पे कर देंगे, तो फिर ये क्रेडिटर बन जाएगा बिल्स पेबल। तो बिल पेबल एक डॉक्यूमेंट होता है जो यहाँ पर बायर एक्सेप्ट करता है टू द सेलर के बायर जो है एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो है स्पेसिफाइड डेट पर पे कर देगा। तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल जो है वो ट्रेड पेबल का ही पार्ट है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वाउचर। ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका एविडेंस होना, प्रूफ होना, तो उसे ही वाउचर बोला जाता है। सो वाउचर इज अ एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हम उधार में चीजें खरीदते हैं तो हमें बिल मिलता है, इनवॉइस। कैश में खरीदेंगे तो कैश मेमो, और अगर कुछ पैसा किसी से लेना और देना है तो रिसीट बनाएंगे। और ऐसे ही परचेज या सेल्स रिटर्न करेंगे गुड्स का तो डेबिट और क्रेडिट नोट प्रूफ होता है। और चेक के थ्रू अगर पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट रिसीव करें तो चेक नंबर, और जो चेक है दैट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट या एविडेंस फॉर द ट्रांजेक्शन। इट मींस ट्रांजेक्शंस को प्रॉपरली वेरीफाई करना जरूरी है। वेरीफाई करने के लिए certain evidence or proofs are required, and those evidence of the transaction known as a voucher. So vouchers are the valid source of the transaction। मतलब कि रियल में वो ट्रांजेक्शन हुई या नहीं हुई, इस बात का जो सबूत होता है दैट इज नोन एज वाउचर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म दैट इज एंटिटी। एंटिटी वर्ड का मतलब कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ बिजनेस एंटरप्राइजेस एंगेज इनटू बिजनेस एक्टिविटी। मतलब एंटिटी मींस द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर एंगेज इन द बिजनेस एक्टिविटी, जैसे कि रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, इन्फोसिस, एचयूएल एंड ऑल। अब आपने देखा था कि हम क्रेडिट पे सेल कर देते हैं कस्टमर को तो वो डेटर बन जाते हैं, अब उनसे वो पैसा आना होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो डेटर होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, उनके पास कोई भी पैसा नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में जो पैसा हम रिकवर नहीं करने वाले हैं डेटर से, दैट बिकम्स बैड डेट्स, मतलब पैसा डूब जाना, डूबत ऋण। So the amount which is not recoverable from debtor known as bad debt. So it is a loss to the business. So bad debt एक लॉस है जिसको हम डेबिट कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर हमने गोल्डी को कुछ सामान बेचा 10,000 का। अब यहाँ पे 10,000 गोल्डी हमें नहीं दे रहा है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया निकल गया, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो ये हो गए 10,000 हमारे लिए बैड डेट्स। अब बात करते हैं दो वर्ड और जो बैड डेट से रिलेटेड है, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इज अ पर्सन which is in the position to pay its debt। मतलब ये वो पर्सन है जो अपनी लाइबिलिटी को आराम से पे कर सकता है, उसके पास इतनी एसेट अवेलेबल है। और इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पर अ पर्सन डज नॉट हैव एनीथिंग टू पे इट्स डेट। मतलब अपना जो भी पैसा है जिसको पे करना है, अगर वो पे करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, सो दैट पर्सन विल बी नोन एज इंसॉल्वेंट। तो उसे क्या बोला जाएगा? इंसॉल्वेंट।
अब हम बात कर लेते हैं गेन। गेन, प्रॉफिट, इनकम और गेन, ये तीनों एक जैसे लगते हैं पर नहीं, गेन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन रिस्पेक्ट टू द इनकम और प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा क्या होता है, इट इज द आउटकम ऑफ आवर बिजनेस एक्टिविटी, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर से। अब गेन क्या है, इट इज अ प्रॉफिट और अ बेनिफिट डिराइव फ्रॉम अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट मीन सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जब भी कोई प्रॉफिट या बेनिफिट हम डिराइव करेंगे अदर देन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे बोला जाएगा गेन। तो गेन होना एक इंसिडेंटल है, मतलब इवेंट्स पर बेस्ड होता है, और ये नॉन रेकरिंग नेचर का आइटम है, रेगुलरली हमें गेन नहीं होगा, कोई इवेंट अकर होगा देन देयर इज अ बेनिफिट व्हिच इज डिराइव्ड, तो उसे बोला जाएगा गेन। तो जैसे कि अगर सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करके पैसा कमाया जाता है तो हमारे लिए प्रॉफिट या इनकम है, बट अदर देन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर हमारे पास इंसिडेंटल कोई अमाउंट या प्रॉफिट हमें मिल रहा है, सो दैट इज नोन एज गेन। सो जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, जैसे मशीनरी इन्वेस्टमेंट उसको बेचा तो वहां से गेन हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पनसेशन मिला, लॉटरी विन कर लिया, सो दीज आर द इंसिडेंटल बेनिफिट जो हम डिराइव करते हैं, और वो नॉन रेकरिंग नेचर का है। अब हम बात करेंगे लॉस। लॉस क्या है भाई, जहां पर हमारे एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएंगे तो उस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा, लॉस। तो पहला मीनिंग तो ये रहेगा कि भाई एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन दी सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नोन एज लॉस। और दूसरा क्या रहेगा, ब्रॉड सेंस में लॉस का मीनिंग, लॉस एक ऐसी एक्टिविटी है थ्रू विच नो बेनिफिट इज डिराइव्ड, मतलब लॉस एक ऐसी इवेंट और एक्टिविटी है जिसके थ्रू बिजनेस को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक एक्सेट्रा। एक्सपेंस और लॉस में एक बहुत मेजर डिफरेंस यही है कि एक्सपेंस का मतलब होता है जो अमाउंट हम स्पेंड करते हैं फॉर डिराइविंग बेनिफिट इन फ्यूचर, और लॉस का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हमें कोई बेनिफिट डिराइव नहीं होगा बट हमें नुकसान होने वाला है, उसे लॉस बोला जाता है। तो होपफुली आप सभी को समझ में आ रहा होगा, तो बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सैलरी पे करते हैं किसी को, एक वर्कर को, तो उससे बेनिफिट ले रहे हैं वर्कर से, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस होगा, रेगुलर एक्सपेंस होगा। बट अगर मान लीजिए कि हमारा 5000 कैश चोरी हो जाता है, दैट इज अ इंसिडेंटल एक्टिविटी, और इससे हमें लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वी आर नॉट डिराइविंग एनी बेनिफिट, तो इसीलिए इसको लॉस बोलेंगे। ऐसे ही हमारी कोई एसेट पड़ी हुई थी उसको सेल किया तो लॉस हुआ, तो ये भी लॉस की कैटेगरी में आएगा। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, छूट होता है, कंसेशन होता है, रिडक्शन होता है टोटल प्राइस ऑफ द गुड्स। बायर और सेलर जब रिलेशनशिप में आते हैं, चीजों को खरीदते और बेचते हैं, उस टाइम पे जब सेलर बायर को कुछ टोटल प्राइस पे रिडक्शन या कंसेशन दे देता है, उसे डिस्काउंट बोला जाता है। डिस्काउंट दो तरह का है, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट विच इज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये ऐसा रिडक्शन है या कंसेशन है जो सेलर प्रोवाइड करता है बायर को इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल, और ये टोटल अमाउंट या टोटल प्राइस पर परसेंटेज की फॉर्म पे होता है। और जनरली जब बल्क परचेज या सेल्स होती है उस टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है। अब ट्रेड डिस्काउंट सिंपल एक डिडक्शन है लिस्ट प्राइस में से, सो इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ मनी, सो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ये सिर्फ एक डिडक्शन है टोटल लिस्ट प्राइस में। अब बात हम करते हैं कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट क्या होता है, वो डिस्काउंट जो प्रोवाइड किया जाता है जब कैश रिसीव करना हो और कैश पे करना होता है। जैसे कि जनरली हमें डेटर से पैसा लेना होता है और सप्लायर को पैसा पे करना होता है, तो उस टाइम पे जब अमाउंट के में डिडक्शन या कंसेशन होता है उसे कैश डिस्काउंट बोला जाता है। तो जनरली प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, जल्दी पैसा लेने और देने के लिए डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है कैश अमाउंट पे, और ये हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। इसीलिए अगर नुकसान है तो डिस्काउंट अलाउड बोलेंगे, और अगर फायदा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड, और इसे बुक्स में रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। तो डिस्काउंट एक कंसेशन है जो हमें सेलर प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल कि बी का बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स का, यहाँ पर एक कस्टमर है वो बी से एक शर्ट खरीद रहा है जो 1000 नीचे, तो यहाँ पे उसे 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, एमएसडी करके मान लो। फिर वहां पे रोहित है कोई, तो रोहित जो है वहां पर उसे भी हम सामान बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एमएसडी को 100 टी शर्ट बेचा, तो एक टी शर्ट 1000 का, 100 कितने का हुआ, 1 लाख का।
तो हमने 10% उसे क्या देना है, डिस्काउंट। तो ये ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। सेल्स को इंक्रीज करने के लिए इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे 90,000 से। तो हमारा अमाउंट ऑफ सेल जो रहेगा वो 90,000 रहेगा। अब उसके बाद हम जैसे कि 90,000 रुपीज एमएसडी से लेना है, क्योंकि हमने 90,000 का सामान उसे बेचा। अब हम एमएसडी को बोल रहे हैं, उसको हमने 3 महीने का टाइम दिया था, कह रहे हैं कि आप 2 महीने पहले ही पैसा दे दो। अब एमएसडी बोलेगा मेरे पास तो पैसे नहीं है, फिर हम उसको बोल रहे हैं कि तुम ना 10% का डिस्काउंट ले लो अमाउंट पे। तो देखो अगर आज पे करना पड़े तो टोटल कितना पे करना था, 90, बट उस पर हमें 10% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है, जो हमारे लिए तो लॉस हो जाएगा और एमएसडी के लिए क्या हो जाएगा, एक इनकम हो जाएगा। तो ये रहा कैश डिस्काउंट, जो सेलर के लिए क्या होगा, अगर सेलर अलाउ कर रहा है सो दैट इज अ लॉस टू द बिजनेस, तो उसे डेबिट किया जाएगा डिस्काउंट अलाउड के नाम से। और जो हमारा बायर है उसे पैसे पे करने हैं, कम पैसे पे करेगा तो उसके लिए वो इनकम रहेगी, तो इसीलिए उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब ये एसेट्स और गुड्स के बारे में बात है कि एसेट जो है वो बेनिफिट ड्राइव करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और गुड्स वो आइटम है जिसमें हम रेगुलरली डील करते हैं। क्लियर, आगे चलें। स्टॉक। अब स्टॉक क्या है, स्टॉक मींस द अमाउंट्स ऑफ गुड्स या आइटम जो हम परचेज करते हैं फॉर सेल पर्पस, नोन एज स्टॉक, उसे क्या बोला जाएगा, स्टॉक बोला जाएगा। अब स्टॉक टाइम पीरियड के बेसिस पे दो तरह का रहेगा, एक ओपनिंग और दूसरा क्लोजिंग। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर कि 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक है वो हमें नहीं पता, हमने गुड्स परचेज किया 50,000 का, उसमें से सोल्ड किया 10,000 का, और फिर परचेज किया 30,000 का। तो फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर जो गुड्स हमारे पास रह गया है, लाइंग अनसोल्ड अमाउंट ऑफ गुड्स नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर हमारे पास कितना सामान रह गया जो बिका नहीं, 70,000। तो स्टॉक क्या होता है, जिसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं हम लोग। स्टॉक मींस द अमाउंट्स ऑफ गुड्स व्हिच इज लाइंग अनसोल्ड इन द बिजनेस एंड या व्हिच इज हेल्ड इन द बिजनेस फॉर प्रोडक्शन या सेल। तो स्टॉक और इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ, इट रेफर्स टू द गुड्स और आइटम व्हिच इज हेल्ड इन द बिजनेस फॉर प्रोडक्शन या फिर सेल। अब यहाँ पर स्टॉक और इन्वेंट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कई तरह का होता है। एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मान लो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का, शर्ट बनाता है, ट्राउजर, ड्रेसेस, ये चीजें बनाता है। तो उसके लिए स्टॉक कितने तरह का है, एक स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, जैसे कि वो कपड़ा लेके आता है, ठीक है, क्लॉथ प्रोड्यूस करने के लिए। फिर क्लॉथ का कुछ आइटम प्रोड्यूस हुआ, कुछ नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है, प्रोसेस में है, जैसे कि शर्ट है, हाफ पोर्शन कंप्लीट है, फिनिश नहीं हुआ है। फिर फाइनली शर्ट्स बन गई है कंप्लीटली, तो उसे फिनिश गुड्स बोला जाएगा। तो इट मींस 3 तरह का स्टॉक रहेगा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड। और एक और स्टॉक हमारा रहेगा दैट इज नोन एज स्टॉक इन ट्रेड। फॉर एग्जांपल अगर क्लॉथ बिजनेस है हमारा, तो हम शर्ट्स बना रहे हैं पर जींस नहीं बना रहे हैं, तो शर्ट्स या जींस हम बाहर से कहीं और से खरीद रहे हैं, शॉर्टेज है हमारे पास, तो उस तरह का जो स्टॉक रहेगा दैट इज नोन एज स्टॉक इन ट्रेड। फॉर एग्जांपल मान लो फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, वो पहले वुड लेके आती, तो वुड का जो हमारे पास गुड्स पड़ा हुआ है दैट इज रॉ मटेरियल, उसे फिर प्रोसेस करके हम आधी चेयर्स बना दी, आधे सोफे या बेड बनाए, दैट इज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। फिर कंप्लीट चेयर्स और सोफे और बेड बना दिया, दैट बिकम्स फिनिश गुड्स। सो स्टॉक का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ गुड्स व्हिच इज लाइंग अनसोल्ड इन द बिजनेस या व्हिच इज हेल्ड इन द बिजनेस फॉर प्रोडक्शन या फॉर सेल पर्पस। तो इसके 4 टाइप्स हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक और इन्वेंट्री क्या हुआ, द गुड्स और मटेरियल लेफ्ट अनयूज्ड या अनसोल्ड। तो रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश गुड प्लस स्टॉक इन ट्रेड, इन सबको मिला के हम टोटल स्टॉक या इन्वेंट्री निकालते हैं। अब स्टॉक का जो इवैल्यूएशन होता है वो किस वैल्यू पे किया जाता है, एक होती है कॉस्ट वैल्यू जिसपे उसको खरीदा जाता है, एक है रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू जिसपे उसे बेचा जाएगा। इन दोनों में से जो भी कम होगी उस वैल्यू पर हम स्टॉक को इवैल्यूएट करेंगे। जैसे कि स्टॉक की कॉस्ट वैल्यू 1 लाख, मार्केट वैल्यू 1,20, तो इनमें से जो कम रहेगा उस पे हम स्टॉक को क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। समझ में आई बात। अब एक और टर्म है हमारे पास डेप्रिसिएशन। देखो कोई भी जो फिक्स्ड एसेट्स होती है जिसको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए परचेज किया जाता है, धीरे धीरे जब उसको यूज करते हैं तो उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है, और यूटिलिटी कम होना ही बोला जाता है डेप्रिसिएशन अकाउंट में। सो रिडक्शन इन द यूटिलिटी या वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स बाय नॉर्मल वेयर एंड टेयर नोन एज डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल एक मशीनरी को परचेज किया 1 अप्रैल 2020 को,
अब 2 अप्रैल 2020 को उस मशीन की वो वैल्यू नहीं रहने वाली, कुछ कम होने वाली है, जैसे कि 180 हो गया, तो 20,000 क्या बोला जाएगा, डेप्रिसिएशन बोला जाएगा। तो कोई भी अगर फिक्स्ड एसेट्स आती है तो टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन व्हिच इज एक्सपेंस टू द बिजनेस। तो ये था हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बहुत सारी टर्म्स है जिसको आपको सीखना बहुत जरूरी है। बाकी अदर वीडियोस में मैं आपके लिए प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी आप देखते रहें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। टेक केयर, गुड बाय।